भारत जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में नई जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को का जो एक बैटलफील्ड है वो बनने जा रहा है। पाकिस्तान और टर्की के बीच में क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान, उसका भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। टर्की की जो मिलिट्री है उन्होंने एक तरह से आसिफ मुनीर को सम्मान भी दिया है, उनको मिलिट्री ऑनर भी दिया है। टर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। कश्मीर का मुद्दा कहीं भी हो तो टर्की वो हमेशा उठाता है और पाकिस्तान के साथ तो उसका जो एंगेजमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाता है। भारत के 5 से 6 डिक्लेयर्ड दुश्मन है। जो 5 डिक्लेयर्ड दुश्मन है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना और अजरबैजान है। और हमारा जो दोस्त जो खंजर मारेगा हमको, जो धोखा देगा, वो अमेरिका है। अब टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कोवर्ट अलायंस जो हमेशा मैं बोलता था, अंबर जी अब सामने नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो हाईली ट्रेंड है। इट इज बेटर देन चाइना। चाइनीज फोर्सेस जो है हमसे एक तरह से हार जाएगी, पर पाकिस्तानी फोर्सेस बैटल हार्डेंड है। उनकी फोर्सेस में कोवर्टली जो है, आप देखिए सोवियत यूनियन हो या रशिया से भी उन्होंने युद्ध किया है, अमेरिकन फोर्सेस से को भी वो जानते हैं। अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका के बीच में एक इनफॉर्मल इस्लामिक अलायंस बन रहा है जिसको गजवाए हिंद के नाम से, उनका एक ही चीज है कि गजवाए हिंद। ये सब युद्ध, बड़े युद्ध से पहले ये तैयारी है। इससे समझ में आता है कि भारत को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं और ये मैं मोदी सरकार की कंडेमनेशन करता हूँ। दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और बीच में भारत, 3 देश, 3 मिलिट्री डेवलपमेंट्स और एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल। और पहली खबर मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं। पहली खबर ये कि बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान चाइना के ऑफिशियल विजिट पर निकल चुके हैं, जहां डिफेंस कॉर्पोरेशन और मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो एजेंडा बताया जा रहा है। दूसरी खबर है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो टर्की के विजिट पर है, जहां उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट जो रेसिप तैयब अर्दोगान है उनसे हुई और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर चर्चा है। पाकिस्तान का डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, चाहे टर्की की बात हो, कुवैत की बात हो, बहुत अग्रेसिवली जो अपना डिफेंस डिप्लोमेसी है वो अग्रेसिवली पुश कर रहा है। और तीसरी खबर, एक रीजनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच हाई लेवल जो कंसल्टेशन को भारत एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। इस क्लेम की जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी उपलब्ध नहीं है। आप दोस्तों, हम इन तीनों खबरों को अलग अलग नहीं देखेंगे, इनको हम थोड़ा जोड़ेंगे और इन्हें मैप पर रखेंगे कि वेस्ट एशिया में टर्की, बीच में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश और इन तीनों के बीच में भारत। क्या ये डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं या फिर हम ये कहें कि पूरे ही साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक नया स्ट्रेटेजिक जो अलाइनमेंट है वो क्वाइटली शेप ले रहा है। एक तरफ चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है, टर्की मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, पाकिस्तान नए डिफेंस पार्टनर जो है वो ढूंढ रहा है, बांग्लादेश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या भारत को अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना होगा, या फिर हम ये कहें कि भारत जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में नई जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को का जो एक बैटलफील्ड है वो बनने जा रहा है? आज फिर हम हेडलाइंस नहीं बल्कि जो पूरा ही कॉन्टिनेंट है उसके बदलते स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को डिकोड करेंगे। सुमेश जी, कई सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और ऑफ कोर्स भारत भी इस सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिफेंस एंगेजमेंट्स हैं इन तीनों देशों की, क्या ये सिर्फ रूटीन हम मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें या फिर ये कहें कि जो रीजनल पावर बैलेंस है उसमें बदलाव का एक सिग्नल? देखिए अमर जी, ऑपरेशन सिंदूर में टर्किश ड्रोन्स ने पाकिस्तान का साथ दिया था और वहां पर टर्किश इंजीनियर्स भी बैठे थे, वो ड्रोन का संचालन कर रहे थे। एक तरह से कोवर्ट वॉरफेयर के अंदर ऑलरेडी टर्की इन्वॉल्व है और पाकिस्तान और टर्की के बीच में क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। देखिए ड्रोन कोलैबोरेशन है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, F-16 मॉडर्नाइजेशन का बात कर लीजिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं। जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान, उसका भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबमरीन्स के अंदर वो बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो टर्की जो सबमरीन्स में यूज होती है वो पाकिस्तान को दे रहा है। आप ये देखिए कि अब जो है एर्दोगान से मिलने गए थे आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा नाम है, मतलब एक तरह से शहनशाह आजम है पाकिस्तान के। और लास्ट मंथ आप देखिए टर्की के जो लैंड बॉर्डर के चीफ थे वो पाकिस्तान विजिट किए थे। इस बार जब आसिफ मुनीर जब विजिट किए थे तो उनका इस्तकबाल जो है टर्की में गर्मजोशी से हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ डिफेंस मिनिस्टर हो, वहां के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो सब उनको मिलने आए थे और टर्की ने एक तरह से इनको सम्मान भी दिया है। मतलब टर्की की जो मिलिट्री है उन्होंने एक तरह से आसिफ मुनीर को सम्मान भी दिया है, उनको मिलिट्री ऑनर भी दिया है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि टर्की जो है अपना डिफेंस एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ बना रहा है।
अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कान वो देने को तैयार हो चुका है। और देखिए अमेरिका से उसको F-35 प्लेन भी मिलने वाले हैं और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंजन भी मिलेगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, जो वो टर्की वो अपने कान के सिस्टम में करेगा। देखिए जो F-35 का जो F-35 के जेट्स भी मिल रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी भी मिल रही है ताकि वो अपना डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम वो चालू कर सके। अब देखिए पाकिस्तान को J-35 जो है वो चाइना ने भी डिसाइड कर लिया उनको बेचने का। टर्की भी अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान देने को तैयार हो चुका है और पाकिस्तान के 200 इंजीनियर जो है आज वो टर्की के साथ मिलके वहां पर एक तरह से दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जब असेंबली यूनिट बने उसकी तो वो उसको सर्विसिंग भी कर सके। एक तरह से MRO यूनिट के लिए पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। और टर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। कश्मीर का मुद्दा कहीं भी हो तो टर्की वो हमेशा उठाता है और वो हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है। अब देखिए बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, वो भी अभी 3-4 दिन की यात्रा के लिए वो टर्की जा रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान जाके आया, अब ईस्ट पाकिस्तान जाके आ रहा है। अब देखिए बांग्लादेश और टर्की के बीच में बहुत अच्छे सिस्टम है और आप उनके जो बांग्लादेश के जो आर्टिलरी सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं। अमर जी सबसे बड़ी बात है कि दोनों जने ने अभी एक डिसाइड किया है कि वो एक तरह से एम्यूनिशन जो बनाते हैं, एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी दे रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए वो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वकारुज्जमान उधर मिलिट्री टाइज जो दोनों के अंदर जो डिफेंस टाइज है वो बढ़ाने जा रहे हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मतलब टर्की वहां से अपनी टेक्नोलॉजी देगा, बांग्लादेश के अंदर सारी वो जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी एम्यूनिशंस हैं वो वहां पर मिलेंगे। ट्रेनिंग देंगे, टर्की जो है ट्रेनिंग देने वाला है बांग्लादेश के जनरल्स को। इससे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी डोमेस्टिक जो डिफेंस प्रोग्राम है वो टर्की के असिस्टेंस में करना चाहता है। अंबर जी आपको एक चीज बता दूं कि शेख हसीना जो है जब वो भारत आई थी 2023 या 24 में, तब उन्होंने भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की थी। अब भारत जो है वो एक तरह से चाइना को और टर्की को काउंटर कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। अब जब शेख हसीना उधर से हट चुकी है, आप देखिए कि कैसे जो तारिक उर रहमान है उन्होंने अपना फर्स्ट विजिट भी है वो चाइना किया है और अब वो टर्की भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टर्की इज गेटिंग इन्वॉल्व ग्रेटली इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, दोनों जगह वो अपने जो अपना प्रभाव है वो बढ़ाता जा रहा है। देखिए टर्की जो है वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है इस्लामिक वर्ल्ड का। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 4 नेशंस है जो ग्लोबल उम्मा के चीफ बनना चाहते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया, करंट जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है, पर उसको चैलेंज कर रहा है ईरान, कतर और टर्की। टर्की एक तरह से मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर भी है, उसका जो इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के साथ तो उसका जो एंगेजमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाता है और वो अपना जो इन्फ्लुएंस है, देखिए जो वहां सऊदी जो है वो वहाबी किस्म का इस्लाम वो एक्सपोर्ट करता है, टर्की चाहता है वो अपना एक अलग वर्जन जो है उसको अब एक्सपोर्ट करे, तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है टर्की। जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की तो अलग ही अपने आप भिड़ंत है इस पूरे उसमें। सऊदी अपने आप को समझता है और राइटली सऊदी को हम बोल भी सकते हैं, लेकिन टर्की अपने आप को बनाना चाहता है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर समझता है। लेकिन इस सब के बीच में उमेश जी, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे रीजन में क्या चाइना जो है अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए मजबूत कर रहा है क्या? देखिए भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, ये ऑलरेडी चल रहा है और पीछे से इनको अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं हमेशा आपके शो में बोलता हूं भारत के 5 से 6 डिक्लेयर्ड दुश्मन है। जो 5 डिक्लेयर्ड दुश्मन है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना और अजरबैजान है और हमारा जो दोस्त जो खंजर मारेगा हमको, जो धोखा देगा वो अमेरिका है, ये ध्यान दे दीजिए। और इसके लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। देखिए वेस्टर्न फ्रंट में आप देखिए टर्किश ड्रोन्स जो है वो हमें ऑलरेडी परेशान करने वाले हैं। पाकिस्तान को सबमरीन टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी मिल रही है और आप ये देखिए कि मिसाइल कॉपरेशन की दोनों के बीच में बात हो रहा है। कान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात हो रहा है और टर्की जो है ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश के अंदर एक तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगा रहा है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि वकारुज्जमान जो है वो अभी बांग्लादेश के चीफ है और उस समय वो रिलेटिव भी है एक तरह से शेख हसीना के, और उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे। पर अब जो है देखिए बिम्स्टेक का एक मीटिंग हुआ था
वहां पर बताया जाता है कि जो बीएनपी के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत आए थे और उनको एक तरह से हमारे अजीत डोभाल जी ने वार्निंग दे दिया है कि अगर आपका एंगेजमेंट चाइना और टर्की के साथ होगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होगा और ये इसको समझा जाएगा एक कन्वेंशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर। और आपका जो आइडियोलॉजिकल जो झुकाव है उससे आप देख रहे हैं कि वहां पर इस्लामाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत को भी कुछ मेजर्स लेने पड़ सकते हैं जिसके कारण फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये क्लियर कट वार्निंग जो है अजीत डोभाल जी ने दे दिया है। अब टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कोवर्ट अलायंस जो हमेशा मैं बोलता था, अंबर जी अब सामने नजर आ रहा है। सोचिए कि बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, इस अलायंस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या समझ में आते हैं? क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है? देखिए, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और टर्की ऑलरेडी इस्लामिक नेटो के ऊपर काम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी वो एक एक्सिस बना रहे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ने इनफॉर्मली एक अलायंस बना लिया है। अभी तक उसको शेप नहीं मिला है। अब उनको चाहिए वॉरियर्स, फुटहोल्ड वॉरियर्स। पाकिस्तान की फोर्सेस तो सऊदी की रक्षा कर रही है। अब कभी अगर टर्की को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसके लिए वो बांग्लादेश को बुला रहे हैं कि भैया आप भी आ जाओ, इसके लिए वो बुला रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, ये जो टर्किश है और देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो हाईली ट्रेन्ड है। इट इज बेटर देन चाइना। मैं आपको ये बता देता हूँ, चाइनीज फोर्सेस जो है हमसे एक तरह से हार जाएगी, पर पाकिस्तानी फोर्सेस बैटल हार्डेंड है और वहां पर उनकी फोर्सेस ने कोवर्टली जो है, आप देखिए सोवियत यूनियन हो या रशिया से भी उन्होंने युद्ध किया है, अमेरिकन फोर्सेस से को भी वो जानते हैं, उनको वॉर टाइम, बैटल टाइम एक्सपीरियंस है। अब ये जो इसके लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं और ताकि वो उनकी मिलिट्री सिक्योरिटी कर सके। देखिए, पब्लिकली कोई ये जो ट्राइलैटरल डिफेंस ट्रीटी है कुछ अनाउंस नहीं किया है, ना तो कोई एक तरह से बताया गया कि कोई कमांड स्ट्रक्चर बना है। पर जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टर्की के ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी काम करेंगे, भारत में भी काम करेंगे, तो आप देखें भारत के खिलाफ काम करेंगे, तो ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी लेने भी वकारुज्जमान शायद जा सकता है। और इसी के लिए आज देखिए कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बॉर्डर विजिट किया और उन्होंने एक तरह से वहां पर जो फेंसिंग अरेंजमेंट जो चल रहा है उसका जायजा लिया। एक तरह से आप ये देख लीजिए कि भारत जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है। अजीत डोभाल जी ने एक वार्निंग भी भेज दी है और मेरा ये मानना है कि अब जो है अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका के बीच में एक इनफॉर्मल इस्लामिक अलायंस बन रहा है जिसको गजवाए हिंद के नाम से, उनका एक ही चीज है कि गजवाए हिंद, उनको वो से कोई मतलब नहीं है कि ये इसका जो, देखिए तीनों का एक ही दुश्मन है, भारत दुश्मन है और भारत की सरकार दुश्मन है। भारत के अंदर जो मोदी सरकार है वो दुश्मन है। वो अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो टर्की भारत का अच्छा दोस्त बन जाएगा, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने अपने 100 साल, जो आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में, उसकी 100 वर्ष की वर्षगांठ पे कांग्रेस ने अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। तो ये एक चीज जो है कि हमारा जो कॉपरेशन अभी इसराइल के साथ बढ़ रहा है, यूएई के साथ बढ़ रहा है, ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया के साथ बढ़ रहा है, इससे टर्की एक तरह से तिलमिला गया है। अब टर्की को लग रहा है कि उसको भी भारत को घेरना है तो उसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चीज मेरे को समझ में आ रहा है अंबर जी, दिस इज द रीजन। और ये भी देखिए कि थोड़े दिनों में आप ये भी देखेंगे कि जैसे भारत को चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है, टर्की को मेडिटेरेनियन में घेरना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और भारत जो है अपना ये एक तरह से शोडाउन होने वाला है, क्योंकि ये सब मिलिट्री विजिट्स इसके लिए बोल रही है कि ये सब युद्ध, बड़े युद्ध से पहले ये तैयारी है। देखिए, लोग तो बोलेंगे ये तो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए जाएंगे। अगर मिलिट्री जनरल्स जाते हैं तो वो तो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स पे बात नहीं करेंगे, दे विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन और एक तरह से कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्क्रीटली तो बना ही सकते हैं। फिर एक तरह से टारगेट करने के लिए भारत के अगेंस्ट जो है स्लीपर सेल्स बनाएंगे, भारत को वीकन करने के लिए, जैसे हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे वाटर्स में कुछ करेंगे। इससे समझ में आता है कि भारत को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, नॉट इन द लैंड बट इन द सी। लेकिन उमेश जी, एक बात और ये है कि ऑफ कोर्स वो तो हमको पता है कि भारत के सामने चैलेंजेस हैं और मल्टी लेयर्ड चैलेंजेस हमें भारत के सामने नजर आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को जो नेबरहुड डिप्लोमेसी भारत की रही, उसमें आपको लगता है कि आपको भारत को कुछ बदलाव करने की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डिफेंस कॉर्पोरेशन और इन सारी चीजों को एक्सेलरेट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को क्या बदलाव करने की जरूरत है? और क्या जो बीमस्टेक की भी बात करते हैं, इंडियन ओशन पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो भारत के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल बन सकता है जैसे? देखिए, सबसे पहले तो भारत को वीजा बंद कर देना चाहिए जो इन कंगला देशों को हमने चालू किया है।
हमें उनकी हम्म, जरूरत ही नहीं है। उनको लात मार के बोलना चाहिए कि आप चाइना जाओ, वहां पर जाके आप वहां पे जाके इलाज कराओ और उन चीनियों के गुलाम बन के रहो। क्यों भारत आते हम्म, हो? सबसे पहली बात तो ये है, उनको हमें पावर देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो हमारे पावर जो रेट्स है उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर जगह। पहले यूनुस ने किया, अभी तारिक उर रहमान भी कर रहा है। तो इसमें हमको उनका पावर ही बंद कर देना चाहिए, उनको कपास देना बंद कर देना चाहिए, डीजल देना बंद कर देना चाहिए, शुगर देना बंद कर देना चाहिए, चीनी देना बंद कर देना चाहिए, चावल नहीं देना चाहिए। तब जाके इनको अक्ल आएगी। और पानी का जो गंगा का पानी का फ्लो है, हमें ऊपर के गेट नहीं नीचे के गेट खोल देने चाहिए। तो सारा जो हमारा जो जितनी भी मिट्टी और वो सब है वो उनकी एरिया में चले जाएगा। उनकी एक तरह से उनकी जो पैदावार है वो खत्म हो जाएगी, तब जाके इनको अक्ल आएगी। नहीं तो अम्मा जी, जी, भारत बहुत सॉफ्ट है, भारत की सरकार जो है बहुत सॉफ्ट है। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं, हमें कुछ रियल एक्शन चाहिए। आपको अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको कोअर्सिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आप एक जी। तरह से इन लोगों को अगर आपने भाईचारा दिखाया है तो आपकी वीकनेस समझेंगे। उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आपको क्या लग रहा है पूरे इस रीजन में आखिर क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्या आप कोल्ड वॉर जैसा कुछ मतलब उस तरह के ब्लॉक जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहेंगे हर जो देश है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी बना रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, अब तो कोई मल्टी अलाइनमेंट चलने वाला नहीं है। इधर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, यही बात चलेगी, दूसरी बात नहीं होगी। अभी उन्होंने हम्म, जो तीस्ता पानी का प्रोजेक्ट है वो उनको दे दिया है, चिटागोंग पोर्ट उनको दे दिया है, मोंगला पोर्ट उनको दे दिया है, लाल मोनीरहट जो बेस है, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 का बेस है, वो ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर रहे हो। जमात भी वही बोल रहा है। यहाँ पर हम हम्म, कुछ एक्शन लेते हैं, कलकत्ता के अंदर जो एयरपोर्ट के ऊपर जो मॉस्क हम बंद करते हैं, उसका प्रोटेस्ट बांग्लादेश में होता है। आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो चीजें हम अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? ढाका में जी, ये जमात के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? सबसे पहले बात ये पूछता हूँ। तो मतलब क्या है, आप भारत के इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफियर कर रहे हो। और ये मैं मोदी जी। सरकार की कंडेमनेशन करता हूँ कि बहुत सॉफ्ट है, बातें बहुत ज्यादा करते हो। अब बातें कम करिए, इनको इनके ऊपर एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन करिए, ऐसा व्यू रखिए